हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएसएससी के लिए इटूटेरिया का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। इसके पहले हमने राकेश लाल सर का प्रैक्टिस सेट कराया है। बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। इसे देखने के बाद आपको बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर आएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है दिल्ली में। इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान या विभाग प्रत्येक वर्ष लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII अधिसूचित करता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। कह रहा है कौन सा विभाग या संस्थान प्रत्येक वर्ष लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII अधिसूचित करता है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। मुख्य सचिवों के जब पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 है उसका अध्यक्षता किसने किया? तो प्रधानमंत्री ने किया। अगला 4 नंबर है, हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है कितने वर्षों के लिए की जाएगी? 20 वर्षों के लिए। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए? तो 20 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न 5 नंबर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हरियाणा ने हासिल किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शीर्ष स्थान हरियाणा को मिला है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो इसका आंसर है चीन। चंद्रमा का अब तक सबसे बड़ा विस्तृत भूवैज्ञानिक चित्र किसने जारी किया? मानचित्र तो चीन ने जारी किया है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन है? तो इसका आंसर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान यानी कि ऑफिस रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त संस्थान कौन सा है, निकाय? तो इसका आंसर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, जिनका ऑफिस जो है मेटावर विदेश में है, फॉरेन में है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वर एवं रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। लोकतंत्र के स्वर एवं रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो रामनाथ कोविंद के हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो शहरी सहकारी बैंकों रिजर्व बैंक ने डोर स्टेप बैंकिंग यानी कि घर पर जाकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरू किया है? तो इसका आंसर है भारत। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरू कौन सा देश ने किया है? तो भारत ने किया है। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? तो इसका आंसर है UNEP। पर्यटन मंत्रालय ने UNEP के साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो नए मॉडल स्कूलों का नाम है PM श्री स्कूल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है यानी कि आविष्कार किया है, तो IIT गांधीनगर ने।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संस्थान अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न 15 नंबर सुमेलित करने के लिए है। कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित जो सही है वो बताते हैं। वेद समाज के संस्थापक जो है श्री धरलू नायडू, ये सुमेलित हैं। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव सही है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री है, लेकिन सेवा सदन के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू नहीं है। तो इसमें जो आंसर है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 15 का ए। बाकी ये सारा सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर होगा। इसके बाद 16 नंबर है, कह रहा है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक है। इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनल कार्टिस को भारत का द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। इसमें सबसे पहले द्वैध शासन का जो जनक है लियोनल कार्टिस, लियोनल कार्टिस को ब्रिटिश अधिकारी थे लियोनल कार्टिस, इसे ही द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। इसमें लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन ये सब नहीं होगा। इसमें सिर्फ लियोनल कार्टिस होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ई होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिला था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मजदूर संगठन था कौन सा है? जो भारत का पहला मजदूर संगठन था, तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। इसका आंसर है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, VMHA। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है भारत का पहला मजदूर संगठन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर सी होगा। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में हुआ था, 1919 में हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। और फिर मोपला विद्रोह, तो इसका आंसर जो है 4 नंबर होगा। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था, और लास्ट में चौरा चौरी घटना हुआ था। नेक्स्ट 20 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें रखा गया था वांकीपुर सेंट्रल जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को वांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। फिर कह रहा है अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म, मूल वंश, रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने का उपबंध किया गया है? तो किस अधिनियम में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को चयन करने के लिए धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश अथवा रंग के आधार पर आयोग न ठहराया जाए? यह नियम किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम के तहत। अगला 22 नंबर है, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो ब्रोकन विंग्स जो है सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचना। ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचना है। अगला 23 नंबर, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो बिहार के किस जिले में हुआ था? भागलपुर में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के भागलपुर में झंडा कांड हुआ था, झंडा कांड। तो बिहार के भागलपुर में झंडा कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका आंसर है 24 के डी, 1 2 3 4
निम्नलिखित में से क्या सही है? तो चारों सही है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा कि शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था में कह रहा है कि शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। शेर शाह की जो लगान व्यवस्था थी मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। अगला कह रहा है कि शेर शाह के ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा, अच्छा, मध्यम और खराब श्रेणी में बांटा, 3 भाग में बांटा, ये भी सही है। अगला है शेर शाह ने भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज यानी कि 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। सन की डंडी का प्रयोग किया 39 अंगुल या 32 इंच भूमि मापन के लिए, जिसे सिकंदरी गज कहा जाता था। ये भी सही है। अगला प्रश्न, अगला चौथा नंबर है, शेर शाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। भू राजस्व का जो उत्पादन होता था उसमें 1/3 भाग में भू राजस्व का जो उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो चारों सही इसका है। अगला 25 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुमलिकात पद की स्थापना की? तो इसका आंसर है बहराम शाह। नायाब ए मुमलिकात किसे कहा जाता था, किसने स्थापित किया था, तो स्थापना किया था, तो बहराम शाह आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो इसका आंसर है अहमदनगर। मलिक अंबर का संबंध अहमदनगर से था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही काल क्रमानुसार कौन सा है? तो इसका आंसर है सी नंबर, दास प्रथा का अंत, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। पहले दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति किया था, उसके बाद दहसाला प्रणाली लागू किया था। अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया था, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति किया, उसके बाद दहसाला प्रणाली लागू किया। तो इसका आंसर सी है। 26 नंबर है, दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? दारा सिकोह, तो इसका आंसर है कादरी संप्रदाय। दारा सिकोह जो है कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। 30 नंबर है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी, तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अकाल राहत संहिता जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने तैयार करवाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा है जो हड़प्पा कालीन नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? तो इसका आंसर है धौलावीरा। 3 भागों में विभाजित कौन था? तो धौलावीरा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध अस्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया? बौद्ध संघ जो है 2 भाग में विभाजित हो गया, पहला अस्थाविर, दूसरा महासंघिक। तो इसका आंसर है द्वितीय बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर 2 भागों में बट गया बौद्ध संघ, पहला अस्थाविर, दूसरा महासंघिक। अगला 33 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर है, देखिए इसमें सही कौन है, तो वैदिक आर्य सोना, चांदी, ताम्र और लोहा से परिचित है। सोना से, चांदी से, तांबा और लोहा सभी से परिचित है, ये सही है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, मौखिक रूप से शिक्षा प्रणाली था उनका। फिर तीसरा सही है, वैदिक आर्य बहुल देववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य जो थे बहुत सारे देवी देवता को मानते थे, समर्थक थे। तो इसका आंसर ए, वी, डी सब सही है, लेकिन इसका जो आंसर है कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है ये होगा सी नंबर। इसका आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि सी नंबर सही नहीं है। 34 नंबर है कि मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, शिशुनाग ने। 35 नंबर है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है कौन? जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है? तो सम्यक तप।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये दोनों शामिल है, लेकिन ये जो है सम्यक तत्व जो है जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर है, मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर है गुप्तचर व्यवस्था। संस्था और संचार का जो संबंध था गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर ई नंबर होगा, क्योंकि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का भी प्रयोग हुआ और ब्रात्य शब्द का भी प्रयोग हुआ। तो इसका आंसर एक उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की? उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण किसने किया? तो धर्मपाल ने। उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि किसने धारण किया? तो पाल वंश का शासक धर्मपाल ने धारण किया। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है बज्जी। बज्जी जो है ग्रीवराज राजगीर, ये नहीं है सुमेलित। गांधार जो है तक्षशिला सुमेलित है। कुरु इंद्रप्रस्थ सुमेलित है। अंग चंपा सुमेलित है। बज्जी नहीं है। बज्जी जो है वैशाली है। बज्जी का वैशाली होगा। तो यहाँ पर ग्रीवराज राजगीर दिया गया है, क्योंकि ग्रीवराज राजगीर जो है मगध का है, तो ये सुमेलित नहीं है। इसमें 40 नंबर है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है 7 वर्गों में सुमेलित नहीं है? तो क्षत्रिय 7 वर्गों में नहीं आता है। इसमें किसान को सुमेलित किया गया है, सैनिक को सुमेलित किया गया है, कारीगर या शिल्पी को सुमेलित किया गया, लेकिन किसान को सुमेलित नहीं किया गया है। इसके बाद 41 नंबर है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है ई होगा। किस मुगल शासक का भारत में मकबरा जो है स्थित नहीं है? तो मुगल शासक जो बाबर का मकबरा था, बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का मकबरा जो है शाहदरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में। शाहदरा जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे है। तो इसका आंसर जो है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हुमायूं और एक मिनट, इसका आंसर जो है बाबर का मकबरा काबुल, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा इसमें आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो सबसे बड़ा सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो संसब ने। संसब ने सबसे बड़ा सोने का सिक्का चलाया था। इसके बाद है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका आंसर है डी नंबर। इसका आंसर जो है डी नंबर गलत है। कह रहा है कि इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया, ये गलत है। देखिए, इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचम कार धारण करने का आदेश दिया। पंचम कार धारण करने का आदेश दिया, जिसमें कृपान, तलवार, कंघी, बहुत सारा चीज़ आता है, ये धारण करने का आदेश दिया, ये सही है। इन्होंने एक पूरा ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया। 10वें बादशाह ग्रंथ का 10वां ग्रंथ जो है इन्होंने, सिखों के 10वें गुरु इन्होंने ही संकलन किया, गुरु गोविंद सिंह। इसका बाद है, इन्होंने पाहुल प्रथा का शुरुआत किया, ये भी सही है। पाहुल प्रथा का शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। और डी नंबर जो है गलत है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लांगल शब्द का प्रयोग, तो लांगल शब्द का प्रयोग जो है हल के लिए किया जाता है। लांगल जो है हल के लिए प्रयोग किया जाता है। लांगल शब्द का प्रयोग जो है हल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्मीय दर्शन से है? तो क्षणिकवाद का संबंध जो है बौद्ध से है। क्षणिकवाद का संबंध बौद्ध से है। 46 नंबर है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है?
तो सही क्रम कौन सा है? तो 46 का सी होगा। इसमें सबसे पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद नंद वंश आया था और सबसे लास्ट में मौर्य वंश आया था। इसके बाद 47 में कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन की पहचान, इसमें आंसर होगा ई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में की गई, ये गलत है, 321 ईसा पूर्व में की गई थी। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। इसमें कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना है 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। फिर दक्षिण भारत से प्राप्त अशोक के जो अभिलेख है वह अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। इसमें कह रहा है कि यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था लेकिन नहीं हुआ था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। अगला है कि किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी का नाम जो है ऋग्वेद में वर्णित है। ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी का जो नाम है ऋग्वेद में वर्णित है। इसका आंसर जो है ई होगा। इसके बाद अगला 49 नंबर, चोल काल उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य जो है? तो इसका आंसर है डी नंबर। व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चोल काल उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो व्यक्ति की आयु जो है 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अगला प्रश्न है, कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा डी, 1 2 3 तीनों सही है। इसकी स्थापना मयूर शर्मा ने किया। कदम्ब राज्य की स्थापना जो मयूर शर्मा ने किया, ये भी सही है। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी, ये भी सही है। और यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ, ये भी सही। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। 1 2 3। 52 नंबर है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन जो है डी है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास और रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी, ये गलत है। सेवक, चोर, दास, रोगी व्यक्ति, राजा के सेवक, ये सभी को प्रदान नहीं किया जाता था, चोर को नहीं दिया जाता था। इसमें सही कौन है? तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, आत्मा को नहीं माना जाता था बौद्ध धर्म में। अगला है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये भी सही है। इसके बाद है, बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्तावक के पाठ को अनुश्रावण कहा जाता है, ये भी सही है लेकिन ये गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका 53 नंबर, कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है? तो 53 का आंसर ए, प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका लेखक का अभी तक पता नहीं चला है, अज्ञात है, तो प्लिनी नहीं इसका आंसर होगा। टॉलमी का भारत का भूगोल, टॉलमी, ये सही है। कात्यायन, गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है और चचनामा के लेखक अली अहमद है, ये सही है लेकिन ये प्लिनी जो है गलत है। सही कथन का चुनाव करें, तो इसमें आंसर है सी नंबर। 1 2 3 तीनों सही है। 54 का सी, तीनों सही है। तो इसमें जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और पाक जल संधि श्रीलंका और जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है। पाक जल संधि जो है श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है। 1 2 3 तीनों सही है। और इसमें है 10 डिग्री चैनल अंडमान और इंडोनेशिया से अलग करती है, तो ये गलत है। इसमें आंसर होगा 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला 55 नंबर, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका आंसर है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है।
इसमें कौन सा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें आंसर होगा भवानी। ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी जो है मानस भी है, तीस्ता भी है, कपिली भी है, लेकिन भवानी जो है ये नहीं है। इसके बाद अगला है रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी जो है इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सभी जगह पाया जाता है। तो इसका आंसर एक से अधिक होगा। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। यह कपास के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है पंजाब में होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आंसर जो है सी नंबर है, इसको देख लीजिएगा। इसका बाद है भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है झारखंड है। इसका बाद 62 नंबर है भारत में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। इसका आंसर है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका बाद 63 नंबर भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। इसका 64 नंबर है रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है? तो रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र जो है रिंग ऑफ फायर से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है सियरा नेवादा। वलित पर्वत का उदाहरण कौन नहीं है? तो सियरा नेवादा है। वलित पर्वत का उदाहरण कौन नहीं है? तो सियरा नेवादा इसका आंसर है। अगला है 66 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आंसर है डी नंबर। पंपास जो है अर्जेंटीना में है। पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है, और कंपोस घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस जो है वेनेजुएला में पाया जाता है, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। अगला 67 नंबर है कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियन सागर से जो है सीमा नहीं बनाता है कौन सा देश है? इसका आंसर सी है। कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। अजरबैजान बनाता है, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है, लेकिन इराक जो है नहीं बनाता है। इसके बाद अगला है वाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वाली आरिक द्वीप समूह जो है भूमध्य सागर में स्थित है। वाली आरिक द्वीप समूह जो भूमध्य सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताओं में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर है सी 1 और 3 दोनों। वह जन्म से भारत का नागरिक हो तभी वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। और सी नंबर वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ये 1 और 3 दोनों सही है। अगला प्रश्न है एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो सर्वप्रथम किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसका बाद अगला है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन किसने किया था? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन किया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य था। अगला है 72 नंबर किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सक्षम है? तो इसका आंसर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है। अगला है 73 नंबर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 73 का आंसर होगा ई। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है, और अध्यादेश जो है राष्ट्रपति तब जारी करता है जब यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि के निर्माण की प्रक्रिया जो है, विधि के निर्माण का जो विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता जब पड़ती है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3 के अंतर्गत। फिर दूसरा कार्य है कि यदि संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन में सत्र ना हो, क्योंकि विधि निर्माण दोनों सदनों का सत्र में होना आवश्यक है। कार्य कि दोनों सदनों में सत्र का होना आवश्यक है। अगर एक सदन में सत्र नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति जो है 1, 2, 3 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए भी होगा, इसका आंसर डी भी होगा। तो यहाँ पर आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसका बाद 74 नंबर है कि कह रहा है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। तो इसका आंसर है 74 का वी, 69वां संशोधन। कह रहा है कि 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बना। 75 कह रहा है कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा? तो के.एम. नाम्बियार ने कहा। के.एम. नाम्बियार ने कहा कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। 76 में कहा है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो इसका आंसर जो है ये होगा। ऐसे 6 महीना के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। संसद की अनुमति से इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 77 में कहा है कि यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है। तो इसका आंसर है 1 वर्ष तक। तो 1 वर्ष तक जो है कानून जो है प्रभावी रह सकता है। अगला कार्य है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। तो 78 का आंसर ये है संथानम समिति। 78 का आंसर ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है संथानम समिति के अनुशंसा पर किया गया था। 79 कार्य कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है। अगला है संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा संस्था जो संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें महिला आयोग आता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, अनुसूचित जाति आयोग भी आता है, लेकिन राष्ट्रीय मानव आयोग 1 मिनट इसका आंसर जो है बी आएगा। 1 और 2 राष्ट्रीय महिला आयोग जो है नहीं आता है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं आता है। पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी आता है, लेकिन आंसर इसका है 1 और 2 वी नंबर। अगला कार्य है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है। तो इसका आंसर केवल 3। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना। देखिए दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन कैसे है। दूध जब खट्टा होता है तो दही बन जाता है, तो दही से फिर दूध नहीं बनाया जा सकता है। अब बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ से पिघलकर पानी बनता है और पानी से पिघलकर फिर बर्फ़ बनता है। सोडियम क्रिस्टलीकरण जो है ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जो है दूध का खट्टा होना जो है रासायनिक परिवर्तन है। 82 नंबर, एक आदमी अपने सिर पर रखे एक भारी बॉक्स को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इस मामले में वह कार्य करेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ई नंबर होगा। 83 का है, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है। फिर भाषण की स्पष्टता क्या होती है। भाषण की स्पष्टता, तो भाषण की स्पष्टता जो है बढ़ती है। भाषण की स्पष्टता बढ़ती है। अगला 84 नंबर है, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है। तो ध्वनि की प्रतिध्वनि जो है
एकाधिक परिवर्तन के कारण होती है। ध्वनि की प्रतिध्वनि जो है एकाधिक परावर्तन के द्वारा होती है। अगला है द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ए, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। भार जो है एक प्रकार का बल है, द्रव्यमान जो है बल नहीं है। ये जो है सही है, बाकी सब गलत है इसमें। अब कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष? तो इसका आंसर है 10⁻13 किलोमीटर के बराबर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या है? तो हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या 3 है। अगला है रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण जो है पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है। अगला है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो कौन जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। अगला है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसमें बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। अगला कार्य 91 नंबर, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो इसका आंसर है पेटूनिया पत्ते। दृष्टिबाधित छात्र जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अम्ल और क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो पेटूनिया के पत्ते के द्वारा कर सकता है। अगला कार्य 92 नंबर, पीएच स्केल होता है क्या? तो पीएच स्केल क्या होता है? तो 0 से लेके 14 तक होता है। पीएच मान जो होता है पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। अगला है कॉस्मिक किरणों के संदर्भ में या संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कॉस्मिक किरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ई नंबर होगा इसका आंसर। अगला डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है। तो डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका क्या है? Ca+2 और Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में जो फॉस्फेट की भूमिका है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी से हटाया जाता है जो पानी में कठोरता उत्पन्न करता है। अगला ग्लूकोमा का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लूकोमा का उपचार जो है कोलिनर्जिक दवा के द्वारा ग्लूकोमा का उपचार किया जाता है। ग्लूकोमा जो है आँख की बीमारी है। अगला है तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है मेनकेस रोग। तांबे की कमी से एक मेनकेस रोग होता है। अगला 97 नंबर है, किस जीव में पुनर्जनन होता है? तो पुनर्जनन जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें कह रहा है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया और हाइड्रा जो है एक ऐसा जीव है जो अपने अंगों से नया जीव पैदा कर सकता है जिसे पुनर्जनन कहते हैं। तो पुनर्जनन जो है हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। यह अपने अंगों से नया जीव पैदा कर देता है। और खमीर में जो है खमीर में बडिंग होता है। खमीर में क्या होता है? बडिंग होता है। खमीर में बडिंग होता है। अब प्लेनेरिया और हाइड्रा में जो है पुनर्जनन होता है। 98 कार्य की कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? तो वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है बोवाई। वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है बोवाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगला कार्य 99 नंबर, कौन सा कथन एकलिंगी फूलों के लिए सत्य है? कौन सा कथन जो है एकलिंगी फूलों के लिए सत्य है? तो इसका आंसर 99 का वी 2 3 4। 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। 100 नंबर, डायस्टोल के दौरान क्या होता है? तो डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है। हृदय जो है रक्त से भर जाता है डायस्टोल के दौरान। सिस्टोल के दौरान हृदय रक्त से खाली हो जाता है, पंपिंग होता है, इसे ही डायस्टोल और सिस्टोल कहते हैं। अगला है धमनी एक रक्त वाहिका ब्लड वेसल है जो रक्त ले जाता है तो क्या करता है? हृदय से दूर
धमनी एक रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाता है। अगला है कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर है प्लेटलेटस। प्लेटलेटस को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? एमाइलेज। इसका आंसर है एमाइलेज। निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? कौन सा जो है रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? तो क्यूलेक्स फाइलेरिया। क्यूलेक्स जो है क्यूलेक्स मक्खी से फाइलेरिया होता है, बाकी ये सब जो है गलत है। अगला है आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया किस परजीवी संक्रमण के जटिलता से होता है? तो इसका आंसर है हुकबॉर्म। आयरन की जो कमी है हुकबॉर्म के द्वारा होता है। हुकबॉर्म एक परजीवी है, उसी का संक्रमण से आयरन की कमी होता है। अगला है ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो ट्रांसजेनिक पौधे जो है इसका आंसर है ई नंबर है। कह रहा है कि पौधों में वांछित जीन डालने से प्राप्त पौधों को ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। इसके लिए कीट जीवाणु और विषाणु से जीन प्राप्त कहते हैं। कीट जीवाणु और विषाणु से जीन प्राप्त करता है, तो इसका आंसर जो है ई नंबर होगा। एक 107 नंबर कह रहा है कि किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो प्रोबायोटिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस का प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। अगला 108 नंबर है शीतल पेय के बोतलों और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलों आम तौर पर बनी होती है, किसका बना होता है? तो पॉलीस्टाइरिन का शीतल पेय बोतल, यानी कि शीतल पेय बोतल यानी कि जिसमें ठंडा पीते हैं, तो ठंडा पीने वाला जो बोतल है और बच्चों को दूध पिलाने वाला बोतल जो है किसका बना होता है? तो पॉलीस्टाइरिन का बना होता है। 109 नंबर नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो मेथेमोग्लोनोमिया जो है नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा होता है? तो मेथेमोग्लोनोमिया बीमारी होता है। अगला प्रश्न 110 नंबर बायोगैस में मीथेन सामग्री है। बायोगैस में मीथेन सामग्री क्या है? 55.8%। बायोगैस में मीथेन सामग्री 55.8%। अगला है प्रभावी राजस्व घाटा सबसे पहले किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो सबसे पहले 2011-12 के बजट में पेश किया गया। कह रहा है अगला कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति जो है इसका आंसर जो है 2 और 4। कह रहा है सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति जो है निर्धनता के अनुमान से संबंधित रहा है। अगला कह रहा है कि भारतीय रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? भारतीय रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो इसका आंसर है 1994। भारतीय रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो 1994 में। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो 114 के बी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है किस एक की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाता है। इसका आंसर है वी केवल 3। मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। 116 नंबर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो गोरेवाल समिति की सिफारिश पर एसबीआई का स्थापना किया गया। अगला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण शामिल है। तो 3 प्रकार के ऋण कौन शामिल है? तो 1, 2, 3 ए नंबर आंसर होगा। शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है, शिशु ऋण, तरुण ऋण और किशोर ऋण। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? तो निम्न में से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से स्वर्णिम चतुर्भुज जो है
संबंधित है। 19 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर था? तो बिहार जो था तीसरा स्थान पर था। अगर पहला स्थान की बात करें तो यूपी था, अगर दूसरा स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र था, दूसरा स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र था, और तीसरा स्थान की बात करें तो बिहार था। अगला कह रहा है कि वह न्यूनतम धनात्मक, ये मैथ का प्रश्न है, इसको हम सीधे मिला देते, इसको आप बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा डी नंबर 14। फिर 125 का आंसर, 121 का आंसर ये होगा। उसके बाद 122 का आंसर भी ये होगा। इसके बाद 123 का आंसर बी होगा। फिर 124 का आंसर ए होगा। इसके बाद 125 का आंसर डी होगा, बराबर 1 आंसर आएगा। इसके बाद 126 का आंसर 126 का आंसर सी होगा, 3.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 125 का आंसर 127 का आंसर, तो 127 का आंसर जो है डी होगा, 56.1/4। फिर 128 का आंसर ये होगा 10 रुपया। उसके बाद 129 है, 129 का आंसर जो है ये हुआ सोमवार। 130 में कह रहा है कि उपन्यास टॉम्ब ऑफ साइड के लेखक कौन है जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा गीतांजलि श्री ने एक पुस्तक लिखा है और उन्हें 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, टॉम्ब ऑफ साइड। इसके बाद 131 में कहा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूलों से आते जाते हैं? तो पैदल ही स्कूलों से आते जाते हैं। 131 का आंसर सी होगा, 48% छात्र पैदल आते हैं और जाते हैं। अगला 132 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीज़ किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से संबंधित है एंथनी नॉर्मन एल्बनीज़। 133 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं, यानी कि अकाउंट नंबर जो आयुष्मान भारत का उसमें कितने अंक होते हैं? तो इसका आंसर होगा 14 अंक होते हैं। अगला कह रहा है कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है? तो 2022 का चैंपियन जो है उड़ीसा राज्य है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप में 2022 में उड़ीसा राज्य जो है चैंपियन है। अगला 135 में कहा है कि कौन सा देश 2022 में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का मेज़बान है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। अगला सुर्खियों में रहा आधार अधिनियम की धारा 33 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सूचना का प्रकटीकरण। आधार अधिनियम की धारा 33 जो है किससे संबंधित है? तो सूचना का प्रकटीकरण। अगला एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन जो है नीति आयोग में शुरू किया गया है। अगला है 138 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? 2022 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है मानवता के लिए योग फॉर ह्यूमन। अगला 139 में हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार किसी कॉरपोरेट के व्यवसाय से बाहर निकलने की समय सीमा क्या है? तो कह रहा है समय सीमा 90 दिन है। कह रहा है किसी भारतीय दिवालियापन बोर्ड IBBI की अधिसूचना के अनुसार किसी कॉरपोरेट के व्यवसाय से बाहर निकलने की समय सीमा क्या है? तो 90 दिन के भीतर उसे निकल जाना है बाहर। उसके बाद विश्व बैंक के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी को किस उम्र तक एक साधारण पाठ पढ़ाने में बच्चे की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है सी 10 वर्ष। 41 नंबर है आर्थिक और सामाजिक परिषद
इकोसॉक किस संस्था के अंगों में से एक है? इसका आंसर है 41 का ए, संयुक्त राष्ट्र। ये सब करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र पहला राज्य है। MTS शुरू करने वाला जो है, विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म ULIP में यू का क्या अर्थ है? तो ULIP में यू का अर्थ जो है यूनिफाइड है। ULIP में यू का अर्थ क्या है? यूनिफाइड है। अगला कार्य 144 में चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल मॉडल पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल मॉडल पर आधारित है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही चयन करें। तो सही चयन करें, 145 का आंसर ई है। इसमें बता देते हैं कि LK झा समिति जो है प्रत्यक्ष कर, ये सही है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये भी सही है। केलकर समिति करों में वृद्धि, ये भी सही है। इसी का आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। और अगला है सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, ये सही है। सभी सही है, इसका आंसर एक से अधिक होगा। 46 में कहा है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो इसका आंसर भी ई है। मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया, तो इसका आंसर ई है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो इसका आंसर भी ई होगा। 148 में कह रहा है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 सी नंबर। बच्चों के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध और जनजातियों के विरुद्ध जो है एक अधिकार स्वीकृत करता है। अगला 49 नंबर है, टडोवा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। टडोवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। 150 नंबर एवं लास्ट प्रश्न है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो टीम इंडिया का ध्वजवाहक जो है ई को चुना, ई, इसका आंसर ई होगा। तो इस तरह से एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट VSSC CGL के लिए पूरे हो चुके हैं। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। थैंक यू।